Hey guys, this is Ali Musa Jalbani from IB Online और आज की तारीख में we are going to be covering up radioactivity. This is going to be the final chapter for your AS syllabus, so we are going to be doing this. अच्छा, सबसे पहली चीज जो है ना, ये जो चैप्टर है ना, डायग्राम्स में बहुत ज्यादा इसमें होगा, इसमें फ्लो चार्ट्स टाइप चल रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है। इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड कि जब आप पेपर अपना स्टार्ट करोगे ना, अपने जब सीआई के पेपर जब आप सॉल्व करो या पास पेपर करो, या इनफैक्ट जो रियल पेपर आपका होगा, तो आई वुड रेकमेंड कि आप जो है पहले सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का सवाल करना, बिकॉज दिस इज यूजुअली वेरी चिल क्वेश्चन। सो दैट इज माय रिकमेंडेशन टू यू दैट यू शुड बिगिन विद दिस चैप्टर, बिकॉज ये आसान चैप्टर है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास, हमें पता है कि पार्टिकल्स तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं। आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा होगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इनफैक्ट द प्रोटॉन इटसेल्फ और द न्यूट्रॉन इटसेल्फ। सो बेसिकली हमारे पास ये सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि देयर आर टू फैमिलीज ऑफ पार्टिकल्स दैट वी हैव टू डिस्कस। पहले हम लोग पहले टू फैमिलीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड। सो टू बेसिक फैमिलीज दैट वी नीड टू डिस्कस। सबसे पहली जो हमारे पास जो फैमिली आती है वो हमारे पास एक लेप्टॉन्स की है, और हमारे पास दूसरी जो फैमिली है वो हेड्रॉन्स की है। सबसे पहले लेट्स डिस्कस दी लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स वो वाले हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो कि कंप्लीटली फंडामेंटल है। अभी तक एटलीस्ट साइंस के अंदर लेप्टॉन से जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप ओ लेवल्स आप करके आए हो तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। सो बेसिकली दैट इज कंसिडर्ड अ फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेकिन इसके अंदर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, हमारे पास न्यूट्रिनोस भी है, हमारे पास पॉजिट्रॉन्स भी है, हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो है ना हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फंडामेंटल का मतलब ये है, जो इधर मैंने वर्ड लिखा हुआ है फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब ये है कि दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अदर पार्टिकल्स, एटलीस्ट नॉट अप टिल नाउ। these particles have not been broken down for any further. हो सकता है आगे जाके साइंस में मे बी पॉसिबल हो, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, तो we do consider them as the fundamental particles। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास दूसरी जो फैमिली आती है वो है हेड्रॉन्स की, और ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं। हैवी पार्टिकल्स में जैसे हमारे पास आता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये वाले सारे के सारे हमारे पास हैवी पार्टिकल्स हैं। और हेड्रॉन्स जो होते हैं, बेसिकली जितने भी आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, ये वाले फंडामेंटल नहीं है। मजे की बात ये है, दीज आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे कि सर प्रोटॉन से क्या चीज, प्रोटॉन किस चीज से बना हुआ है, तो वेल टेक्निकली स्पीकिंग प्रोटॉन्स आर एक्चुअली मेड फ्रॉम क्वार्क्स। ठीक है, सो ये सारी चीज जो हमारे पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, दे आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स आर कंसिडर्ड फंडामेंटल। अब क्वार्क्स क्या है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव वन फैमिली नोन एज द लेप्टॉन्स एंड वी हैव अनदर फैमिली known as the hadrons. Hadrons means heavy particles. अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो leptons होते हैं, they do not reside inside the nucleus. Leptons are not found inside the nucleus. The hadrons are found inside the nucleus. ठीक है, heavy particles सारे आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। बाकी जो आपके पास जो ये वाले जैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रिनोस हो गए, पॉजिट्रॉन्स हो गए, ये सारे बाहर मिलेंगे आपको। ठीक है, सो लेप्टॉन्स विल बी फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो फर्स्ट क्लासेस के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसमें मैंने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम लोग जो है आपकी वोकैबुलरी के अंदर ये इस तरीके से भी आ सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शन भी आता है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये क्या करती है? इट होल्ड्स द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। बेसिकली प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्जन होती है, तो उसको ओवरकम करके इसको होल्ड करके रखा हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर। सही है, और इसकी एक खासियत ये भी है कि यार इसकी जो रेंज होती है ना वो बहुत छोटी होती है, वेरी शॉर्ट रेंज, बट इट रिसाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इट कैन नॉट बी आउटसाइड द न्यूक्लियस। सो बेसिकली ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, जाहिर बात है हेड्रॉन्स के साथ ही करेगी, जो कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर होंगे, उन्हीं के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है और किसी के साथ नहीं कर सकती। सो वी ऑल्सो कॉल इट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शन और द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो रिमेंबर दिस थिंग, this point needs to be written down and I would want you to write this down। इस तरह के सवाल आते हैं तो प्लीज इसको लिख लो अभी थोड़ी सी मेहनत करके, ठीक है। एक तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शन। अब जरा इधर देखो, मैंने यहां पे भी लिखा हुआ था कि जब हेड्रॉन्स की हमने बात की थी तो दीज आर अफेक्टेड, यहां पे मैं कर रहा हूं, दीज आर अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शन विच वी जस्ट डिस्कस, जो कि मेरे पास यहां पे मैंने इसका नोट लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये तो आपको आई होप सो कि 100% क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं जो हमारे पास लेप्टॉन्स हैं, जो कि मैंने अभी दोबारा मैं इसको रीट्रेट कर रहा हूं कि दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, दे रिसाइड आउटसाइड द न्यूक्लियस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दे आर अफेक्टेड बाय द वीक न्यूक्लियर फोर्स और द वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन। यानी आप एक बात याद रखना, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है उसके बारे में भी यहां पे है, एक नोट है जो कि आपको लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स भी बनाओगे ताकि आप लिखो इसको। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव एमिशन। बेसिकली अगर आपके पास बीटा पॉजिटिव हो या बीटा नेगेटिव एमिशन हो तो ये सारी की सारी जो होती है ना, ये जो चीजें निकलती है, ये इसी फोर्स की वजह से निकलती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन की वजह से, ठीक है। अब माइंड यू, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, आपने तो सिर्फ ओ लेवल्स के अंदर सिर्फ बीटा नेगेटिव के बारे में पढ़ा था कि भाई इट्स अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट इज इजेक्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। ऐसा ही था। बीटा पॉजिटिव क्या है अभी आ जाएगा, बाद में थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा कि बीटा पॉजिटिव क्या है। बेसिकली मैं बताया तो पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। सो इसकी जो रेंज होती है इट इज वेरी लॉन्ग रेंज, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी हमारे पास बाहर इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अफेक्टेड बाय दिस, या अगर इनकी इमिशन भी हो रही होती है तो उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स का। सो वंस अगेन लेट्स जस्ट गो बैक टू दिस डायग्राम। टू फैमिलीज होती हैं, एक फैमिली है लेप्टॉन्स की, एक फैमिली है हेड्रॉन्स की। हेड्रॉन मीन हैवी, हैवी पार्टिकल जितने भी होंगे वो सारे कहां पर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। लेप्टॉन्स कहां होंगे, न्यूक्लियस के बाहर। और लेप्टॉन्स की अगर इमिशन हो रही होगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन जो आपके हेड्रॉन्स होंगे दे आर ओनली अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शन। माइंड यू, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शन है इसकी जो रेंज है वो बहुत छोटी है। सो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल with the idea that the range is actually limited inside the nucleus only। सो आई होप याद हो तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो जाते हैं कि यार इधर हमारे पास कुछ लॉ थे जो हम लोग अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे, उनकी भी यहाँ पे वायलेशन होगी, पर हम लोग जा रहे भी क्वार्क्स की दुनिया में, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वार्क्स। बेसिकली क्वार्क्स क्या है, क्वार्क्स आर कंसिडर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेकिन मजे की बात यह है, इसका नाम पहली बात तो यह है कि क्वार्क्स हमने लिखा हुआ इधर, मेड फ्रॉम क्वार्क्स, जो आपके हेड्रॉन्स है। लेकिन क्वार्क्स की दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। उसके फ्लेवर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसके टोटल 6 फ्लेवर्स है क्वार्क्स के। अब आप ये बोलोगे सर फ्लेवर्स, व्हाट डज दैट मीन? वेल इट्स अ लिंगो दैट वाज एक्चुअली डिजाइन्ड बाय द साइंटिस्ट ओवर देयर। सो हम उसका क्या कर सकते हैं, जो साइंसदान बैठे थे आपस में, उन्होंने बोला चलो यार इसको फ्लेवर्स बोल देते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है फ्लेवर्स सही है। सो बेसिकली हमारे पास ये जो है जो क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं, एक अप क्वार्क है, चार्म क्वार्क है, टॉप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, स्ट्रेंज क्वार्क है और बॉटम क्वार्क है। लेकिन इनमें एक चीज नोटिस करना, ये तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ये आपको गिवन नहीं होगा, आपको डेटा शीट में भी नहीं गिवन होगा, ये आपको मेमोराइज बाय हार्ट करना पड़ेगा। क्या चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी? एक तो इनका सिंबल, ये यू लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, और इनका ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज मेरे पास लिखा हुआ है, this charge also needs to be memorized। ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाले सारे चार्जेस आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे इन पर्टिकुलर के क्वार्क्स के, ठीक है। सो ये तो हमारे पास 6 फैमिलीज थे, 6 फ्लेवर। वैसे अगर देखा जाए तो टोटल 12 होंगे हमारे पास, वो इस वजह से कि इनके एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स जस्ट फोकस ऑन दीज फ्लेवर्स दैट वी हैव। सो दीज आर द पार्टिकल्स। और इसके अंदर अगर आप एक थोड़ा सा अगर आप विजिलेंटली देखो तो आपको नजर आएगा कि यार 2/3 E यानी 2/3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय द फंडामेंटल चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन का होता है। यहां पर एक वायलेशन हो रही है। अगर आप क्वार्क्स की दुनिया में जाओ तो एक वायलेशन हो रही है। क्या आप ढूंढ सकते हो किस चीज की वायलेशन हो रही है?
बेसिकली अगर आप इसमें गौर से देखो, हमने अभी तक जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ी थी, तो आई डिड डिस्कस दिस आइडिया अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। हमने कहा था कि भाई जो स्मॉलेस्ट स्टेप साइज जो होता है, जो चार्ज का होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। वो हमारा स्मॉलेस्ट स्टेप साइज है रियल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन कोऑक्स की दुनिया के अंदर अगर आप जाओ, तो हमारे पास जो है इसके होल नंबर मल्टीपल्स नहीं एग्जिस्ट करते। ये 2/3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है यहां पर। सो बेसिकली दिस इज अ वायलेशन ऑफ दैट रूल जो हमने सेट किया था। लेकिन ये कोऑक्स की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि यहां पर ये चीजें वायलेट हो जाती है। लेकिन कभी भी कोऑक आपको अकेला नहीं मिलेगा, ये कंबाइन होके ही मिलते हैं आपको। सो बेसिकली अगर मैं जैसे बात करूं कि आपके पास, अगर मैं आपको अभी बता देता हूं, एक ही एग्जांपल देता हूं क्वार्क की। लेट सपोज मैं इधर लिख रहा हूं एक एग्जांपल दे रहा हूं हेड्रॉन की। भाई प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है ना हमारे पास, प्रोटॉन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ यूयूडी, यानी अप क्वार्क। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि ये एक अप क्वार्क होगा, एक और अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास प्रोटॉन बनता है। ठीक है। सो बेसिकली अब सबसे पहला काम मुझे ये प्रूव करना है कि अगर ये यूयूडी है, यानी दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का कॉम्बिनेशन है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये प्रोटॉन को +1 चार्ज देता है? लेट्स चेक दिस आउट, लेट्स सी। अप क्वार्क का चार्ज कितना है मेरे पास? अगर टेबल याद होगा तो 2/3 है। डाउन क्वार्क का क्या है? -1/3 है। तो हम लोग इधर जाते हैं, वापस से फिलअप करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अप क्वार्क का चार्ज क्या था हमारे पास? है 2/3e प्लस 2/3e प्लस डाउन क्वार्क का क्या था? -1/3e। सही है। लेट्स सी कि कितने ईज के बराबर आता है। हम प्रिडिक्ट करते हैं कि प्लस ई आना चाहिए ना। सो लेट्स सी इफ दिस इज गोइंग टू हैपन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी यूजिंग अ कैलकुलेटर। सो बेसिकली ये लिख रहा हूं 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 +1 सॉरी -1 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैंने ये किया तो मेरे पास ये एग्जैक्टली 1e के बराबर आ रहा है, और वो भी पॉजिटिव। सो बेसिकली हमारे पास ये आ रहा है +e के बराबर, विच मेक सेंस। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है +e होता है। सो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। प्रोटॉन जो होता है, ये तो आप मेमोराइज कर लो कि प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ फ्रॉम यूयूडी, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन बनता है हमारे पास यूडीडी से बनता है। ठीक है। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि यार यूडीडी है अगर, तो इसका टोटल चार्ज क्या बनना चाहिए? हमें पता है कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो कैन यू प्रूव दिस थिंग कि वाकई में 0 बन रहा है? आप पहले जाओ इस टेबल को तो सबसे पहले कॉपी कर लो अपने पास। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। दिस टेबल इज द मोस्ट फंडामेंटल टेबल दैट यू विल हैव टू मेमोराइज बाय हार्ट, माइंड यू। अच्छा गाइस, अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने इधर एक स्टेटमेंट लिखा है। इफ यू कैन रीड दिस स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। माय पेन इज स्टक वेल फाउंडेड। सो बेसिकली एंटी पार्टिकल्स ऑफ दीज क्वार्क्स आल्सो एग्जिस्ट। इनफैक्ट ऑल पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स भी हमारे पास होते हैं। ये एंटी पार्टिकल जो है, दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू यू गाइस। एक चीज याद रखना कि अगर एक पार्टिकल, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एंटी पार्टिकल हमारे पास पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, दोनों का मास बराबर होगा, मास में कोई फर्क नहीं होगा। तो ओनली डिफरेंस इज द चार्ज। एंटी पार्टिकल विल ऑलवेज हैव एन ऑपोजिट चार्ज। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मेरे पास एक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मे बी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन अगर इफ दे हैपन टू कोलाइड और इफ दे आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर एंड इफ दे टच ईच अदर, ये एक दूसरे को हमेशा के लिए एनहाइलेट करेंगे। उसको हम लोग कहते हैं एनहाइलेशन इवेंट कहते हैं। अब उसमें होता ये है कि हमारे पास ये दोनों जो होंगे, E इज इक्वल टू mc² की वजह से हमारे पास ये दोनों पार्टिकल्स आपस में टकराने के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट, दे विल किल ईच अदर, दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर, एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज या गैमा फोटॉन्स। फोटॉन्स का वर्ड हमारे पास A2 में आएगा, लेकिन फिलहाल याद रखो कि गैमा रेज हमारे पास निकल आएंगी अगर हमारे पास हुआ, अगर ये दोनों आपस में इंटरैक्ट किया। सो बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, अ पार्टिकल विल नॉट
tolerate an antiparticle. Similarly, an antiparticle will not tolerate a particle. So this is something you need to understand. So इन 6 जो फ्लेवर्स हमारे पास क्वार्क्स हैं, इनके हमारे पास एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उनमें क्या फर्क आएगा? उनमें सिर्फ ये फर्क आएगा कि हर जो भी हमारे पास पार्टिकल, अगर एंटी पार्टिकल होगा तो उस पर एक हमारे पास इस तरीके का एक डैश आ जाएगा, यू डैश आ जाएगा, यू डैश आ जाएगा, और ये जो चार्ज लगा हुआ है ना हमारे पास, जैसे अभी +2/3 है तो ये -2/3e हो जाएगा, और इसका भी जैसे चार्ज है तो वो हो जाएगा -2/3e। सो बेसिकली हमारे पास एक जो है एंटी अप एंटी चार्म मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो आप इसको बस सिर्फ मेमोराइज कर लो। मेमोराइज आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप सिर्फ एक काम करो कि सबके जो चार्जेस है ना, जो पार्टिकल्स हैं, इनके ये याद कर लो, यानी ये और ये, और इनके एंटी पार्टिकल्स अगर आपको जरूरत पड़े तो ऑल यू नीड टू डू इज दैट कि इन सब पर एक डैश लगा दोगे ऊपर, और इनके जो चार्जेस हैं उनको प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो। दैट इज इट, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, क्लियर है ये बात? इस चीज को प्लेबैक करो, रिप्ले करो, और एक दफा लिख भी लो कहीं पे ये पॉइंट्स को। सही है, ये बात मैंने आपको क्लियरिफाई कर दी है। अब इसके बाद जो है मैं चाह रहा था कि आप ये भी लिख लो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली ये वाली जो मैंने बात अभी की थी थोड़ी देर पहले क्वांटाइजेशन की, वो भी इधर ही है। फंडामेंटल चार्ज itself is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. In the real world, only whole number multiples of 1.6 into 10⁻⁻19 exist, except in the world of quarks. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि -1/3 है तो +2/3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, and so on. So you can clearly see that कि हमारे पास क्वार्क्स की दुनिया कुछ ऐसी इसी तरीके से। So यहां तक मैंने आपको जो है ये पूरा का पूरा करा दिया है। Let's just recap this thing अभी क्विकली। वापस से मैं एक दफा छोटा सा क्विक रिकैप दे रहा हूं आपको कि भाई हमारे पास 2 फैमिलीज है, एक है लेप्टॉन और एक है हेड्रॉन। लेप्टॉन मैं अभी आपके सामने बता रहा हूं, मैं अभी इस पे भी नहीं देख रहा हूं, स्क्रीन पे भी नहीं देख रहा हूं, मैं देखो कि मेरे दिमाग में है या नहीं है। लेप्टॉन्स वो वाले पार्टिकल्स होंगे जो कि हमारे पास बाहर एग्जिस्ट करेंगे न्यूक्लियस के, और कौन सी इंटरैक्शन पे काम करेगी और कौन सी इन पे फोर्स काम करेगी, वो सिर्फ वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन या वीक न्यूक्लियर फोर्स इन पे काम कर सकती है। दैट मींस ड्यूरिंग देयर एमिशन और मे बी सम अदर काइंड ऑफ इंटरैक्शन, क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा होती है और वीक भी होती है। दूसरी बात, हमारे पास जो हेड्रॉन्स है दे आर कंसिडर्ड हैवी पार्टिकल्स। हेड्रॉन का मतलब ही टेक्निकली हैवी होता है। सो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम क्वार्क्स, और हैवी पार्टिकल्स की इंटरैक्शन जो होती है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ होती है। सो जस्ट रिमेंबर दैट, एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इटसेल्फ is only residing inside the nucleus. It cannot go beyond the nucleus. So basically just remember this thing, it is trying to hold protons together, neutrons सबको एक साथ hold करके रखा होता है इस force ने। सही है? So basically this force is very very strong by the way। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी हेवी पार्टिकल्स हैं जो हेड्रॉन्स हैं, they are not considered fundamental, they are actually formed by other particles known as quarks। अब quarks के हमारे पास 6 फ्लेवर्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास फ्लेवर जो एग्जिस्ट करता है, एक अप क्वार्क है, एक हमारे पास चार्म क्वार्क है, टॉप क्वार्क है, बॉटम क्वार्क है, एंड सो ऑन। इनके चार्जेस आपको मेमोराइज करने होंगे, ये आपको गिवन नहीं होंगे, ये मेमोराइज करने होंगे। फिर मैंने ये भी बताया था कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, और मैंने ये भी बताया कि अगर पार्टिकल कम्स इनटू कांटेक्ट विद इट्स ओन एंटी पार्टिकल दे विल एनहाइलेट ईच अदर। सो रिमेंबर दिस थिंग। ये लोग एनहाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है, दोनों का मास जो होता है इट कन्वर्ट्स टू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैमा फोटॉन्स या गैमा रेज हमारे पास बर्स्ट आउट निकलती है। सही है? अगर ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है, दोनों आपस में टकराएंगे, इस साइड पे मेरे पास एक गैमा इधर निकलेगा, एक गैमा रे इधर निकलेगी मेरे पास। क्लियर है ये बात? सब समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिकली अगर 3 क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन होगी, इफ वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क्स, ठीक है, वी कॉल दोस एज बैरियॉन्स। ठीक है, उनको हम लोग बैरियॉन्स बोलते हैं। सो बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हेड्रॉन्स तो हैं, लेकिन ये हमारे पास क्लासिफिकेशन आएगी बैरियॉन्स के अंदर। सिमिलरली हमारे पास अगर एक क्वार्क हो, अ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क मेक अप मीसॉन्स, यानी अगर क्वार्क और अगर हमारे पास एक क्वार्क और एंटी क्वार्क की कॉम्बिनेशन अगर बन जाए, सही है, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर बट दे आर इन अ कंबाइंड स्टेट,
सो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एक मीसॉन फैमिली भी आती है। मीसॉन भी हमारे पास हेड्रॉन्स होते हैं और बैरियॉन्स भी हमारे पास हेड्रॉन्स होते हैं। भाई इतना याद रख लो कि मीसॉन क्वार्क और एंटी क्वार्क की कॉम्बिनेशन होगी, सिर्फ दो चीजें होंगी उसके अंदर, क्वार्क एंटी क्वार्क। और बैरियॉन्स में क्या होगा भाई, तीन आपके पास क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज बैरियॉन्स। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास चलते हैं, मैंने इधर लिखा क्वार्क कैन चेंज फ्लेवर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग अभी थोड़ी सी देर में। मैंने आपको बताया था कि फ्लेवर इज अ राइट वर्ड, यू शुड बी एबल टू यूज दिस इन द एग्जामिनेशन। ये नहीं चलेगा कि भाई व्हाट द हेल इज दिस। ठीक है, सो बेसिकली याद करो कि हमारे पास बीटा डीके क्या होता था। जब ओ लेवल्स के अंदर हम लोग होते थे तो हमने बीटा डीके तो किया था ना, याद होगा आपको अच्छे तरीके से। बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन बीटा डीके वाज दैट कि अगर एक हमारे पास अनस्टेबल, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज वी कॉल इट एक्स, ठीक है, उसका ऊपर वाला नंबर है 23 और नीचे वाला नंबर 10 है। ऊपर वाला जो नंबर होता था वो मास नंबर होता था या न्यूक्लियन नंबर होता था, नीचे वाला नंबर हमारे पास बेसिकली द एटॉमिक नंबर होता था। तो व्हाट हैपेंड इज दैट कि नॉर्मल जो बीटा डीके हम लोग जो ओ लेवल्स में करके आए थे वो हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके होता था। उसमें क्या होता था कि ऊपर वाला जो नंबर होता था वो रिमेन सेम रहता था और नीचे वाला जो नंबर होता था वो एक हमेशा ज्यादा ज्यादा हो जाता था। और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती थी कि जो हमारे पास एलिमेंट होता था वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए तो हमारे पास एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, राइट। सो बेसिकली दिस इज द बीटा नेगेटिव पार्टिकल। अब एक चीज याद रखना कि बीटा नेगेटिव जो पार्टिकल होता है ये बेसिकली इट्स जस्ट अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट इज इजेक्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल भी लिखी हुई है कि ये कैसे इजेक्ट होता था। ये ओ लेवल्स की के अंदर मैंने कराया हुआ था। न्यूट्रॉन बेसिकली होता यह है कि न्यूट्रॉन होता है हमारे पास जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर अभी अभी आप मुझसे ये भी बोल सकते हैं ना सर आपने अभी एक बात की, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कब आया इलेक्ट्रॉन, कह सकते हो ना, राइट। बेसिकली अब लेट मी एक्सप्लेन इट। वही चीज है, ये ओ लेवल्स का सवाल था। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू अ प्रोटॉन and an electron is ejected out of the nucleus। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। बीटा नेगेटिव डीके के बारे में आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा। देयर इज नो टर्निंग बैक फ्रॉम दिस, यू मस्ट रिमेंबर। न्यूट्रॉन हमारे पास था, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन अंदर ही रह गया न्यूक्लियस के अंदर और हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट एट 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। So we call it the beta particle, although it's just an electron। ठीक है, so ये बीटा नेगेटिव डीके था जो हमने ओ लेवल्स के अंदर किया था। अब रियलिटी के अंदर ये होता क्या है, बेसिकली हमारे पास होता ये है कि यूडीडी किसका कोड था, यूडीडी क्वार्क कॉम्बिनेशन किसकी थी। यूडीडी जो हमारे पास क्वार्क कॉम्पोजिशन है ये हमारे पास न्यूट्रॉन की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन बेसिकली कन्वर्ट्स टू अ प्रोटॉन। और अगर हम लोग गौर से देखें तो सिर्फ एक का फ्लेवर चेंज हुआ है, वो ये एक डाउन क्वार्क था जो कि एक अप क्वार्क के अंदर हमारे पास बन गया है। सो बेसिकली अ डाउन क्वार्क चेंजेस फ्लेवर टू एन अप क्वार्क। मैंने इसको भी अच्छे तरीके से लिखा हुआ, सो यू कैन क्लियरली सी दैट। सही है, सो ये बात क्लियर है। सो इस चीज को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन थी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि भाई बीटा डीके में क्या होता है, डाउन क्वार्क changes to an up quark, an electron is ejected out। अब आप बोलोगे कि सर 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 आपने सारी बातें कर ली, यहां तक आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है हमें समझ में आ गया, ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई, ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इंटरेस्टिंग, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो भी निकलते हैं, इसकी भी एक साइंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो होता है, बेसिकली आप उसको एंटी न्यूट्रिनो भी कह सकते हो। ये वाला जो पार्टिकल हमारे पास निकलता है ये वैसे शुरू में मिला नहीं था,
मसला ये था कि जब हमारे पास अल्फा डीके जब भी हो रहा था, अगर एक एलिमेंट है उसमें से अल्फा डीके हो रहा है, उसके जो न्यूक्लिया है अल्फा डीके अगर होता है, तो अल्फा पार्टिकल की स्पीड हमेशा एक ही आ रही थी, कांस्टेंट हमेशा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बीटा डीके सेम एलिमेंट से जब भी बार बार बीटा निकले तो हर बार डिफरेंट स्पीड से निकले। इधर हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था वो फेल हो रहा है। यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो बार इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट है, और जो जो पुराना वाला एलिमेंट था जो कि कन्वर्ट हो रहा था उसका एलिमेंट उसका उसका जो वो आता है मोमेंटम वो डिफरेंट आ रहा था। वो क्यों आ रहा था? Well, basically, the idea is that there is a hidden particle that is also ejected out. It wasn't found because it is uncharged. Since it is uncharged, it was nearly impossible, और उसका मास भी नहीं था, तो उसको ढूंढना ही एक बड़ी एक अजाब था. So basically, that hidden particle that is also ejected out is known as the electron antineutrino. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एंटीन्यूट्रिनो. अब अगर आप देखो तो इसका मास हमारे पास नेग्लिजिबल है, ऊपर वाला नंबर, और जो नीचे वाला नंबर है वो भी 0 है, यानी इसका कोई चार्ज भी नहीं है, माइंड यू. ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो दैट इज ऑल्सो इजेक्टेड आउट. तो ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे. आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड मेमोराइज इट. कितनी देर लगती है मेमोराइज करने में? आप कर लो इसको मेमोराइज. ओके गाइस, सो लेट्स डिस्कस द डीके इक्वेशंस. ठीक है, सबकी डीके इक्वेशंस एक दफा हम लोग जो है ना इसको कवर अप कर लेते हैं. सो सबसे पहले हमारे पास आता है अल्फा डीके. अब जो अल्फा डीके है उसके अंदर हमारे पास जो होता है, याद करो ओ लेवल से, कि हमेशा ऊपर 4 कम और नीचे 2 कम. यानी जो ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, दिस नंबर ओवर हियर decreases by 4. You can clearly see that कि यहां पर अगर आप गौर से इसमें देखो, let me just zoom in a little bit, you can clearly see that कि हमारे पास 2 2 2 has been decreased by 4 over here to form 218. आप करके देख लो, कैलकुलेटर में फीड करके देख लो. सिमिलरली जो नीचे वाला नंबर है वो नीचे हमारे पास 2 कम होंगे, तो इसका मतलब है कि 86 था तो दिस बिकम्स 84. ठीक है, और जो अल्फा का जो कोड होता है वो 42 होता है. देयर इज नो अदर हिडन पार्टिकल दैट इज इमिटेड व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड. अगर आर एन के हमारे पास जितने भी न्यूक्लियाई होंगे उनमें से जब भी हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इट विल बी इमिटेड बाय द सेम स्पीड. ठीक है, एट द सेम स्पीड. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट. सही है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है बीटा नेगेटिव डीके, जिसके बारे में अभी हमने बहुत डिटेल में बात की थी. सो बेसिकली हमारे पास मैंगनीज है और ये हमारे पास आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन 56 में कन्वर्ट हो रहा है. ऊपर वाला नंबर में कोई फर्क नहीं आता है, मैंने इसलिए लिखा ऊपर सेम नीचे एक ज्यादा. सो यू कैन क्लियरली सी दैट जो नीचे वाला नंबर है, दिस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 1. द रीजन इज दैट अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू अ प्रोटॉन, तो नीचे वाला नंबर तो बढ़ेगा ना. सही है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन रह गया, ऊपर वाला नंबर सेम रह गया. सही है. सो ये चीज है बीटा नेगेटिव. हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके साथ, लेकिन साथ ही साथ एक हिडन पार्टिकल भी निकलता है नोन एज द इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो. एंड यू मस्ट मेमोराइज दिस बाय हार्ट कि इसकी वजह से हमारे पास, इसकी इमिशन की वजह से, you often will see that the beta particles are emitted with a range of speed. So you just need to remember that. It is something that is essential, must be memorized. ठीक है. Similarly, हमारे पास एक और स्पेशल डीके है जिसके बारे में हम लोग एएस लेवल में बात करते हैं, वो हमारे पास है बीटा पॉजिटिव डीके. इसके अंदर क्या होता है, ऊपर वाला नंबर तो अभी भी सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाला नंबर एक कम हो जाएगा. ठीक है, तो एक कम हो जाएगा. सो नीचे एक कम की वजह जो होगी वो ये होगा कि हमारे पास इस बार जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होगा. बेसिकली पिछले वाले केस में क्या था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, इधर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा. अगर प्रोटॉन नंबर कम हो गया तो इसका मतलब है कि नीचे वाला नंबर एक कम हो गया. और इसके अंदर हमारे पास ये वाला जो बीटा पार्टिकल निकलता है, इसका चार्ज +1 नीचे होता है. अगर ये नीचे +1 है या 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दिस इज अ पॉजिट्रॉन. ठीक है, इसका और इसका मास दोनों कंप्लीटली बराबर होंगे, इनके मासेस में कोई फर्क नहीं होगा.
But the only problem is that if they come into contact with each other, they will annihilate each other. So remember this thing: an electron and a positron, if they meet each other, they will destroy each other. That's a fact. ठीक है? So you just need to remember that. और इसके अलावा हमारे पास जो है, इसके साथ हमारे पास एक न्यूट्रिनो निकलता है. इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ. सो रिमेंबर दिस थिंग. इसके ऊपर हमारे पास कोई भी ऊपर टोपी नहीं लगी हुई. इसके ऊपर टोपी लगी हुई थी. ये एंटी हमारे पास एंटी पार्टिकल है. ये हमारे पास क्या है? ये पार्टिकल है. अगर ये दोनों भी आपस में मिल गए तो दे विल एनाइलेट ईच अदर. सो रिमेंबर दिस थिंग. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. मैंने इसकी वार्निंग भी लिख दी है. डू नॉट अटेम्प्ट टू मिक्स. ऑल्दो पीईटी स्कैनिंग जब आप A2 में पहुंचोगे, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के अंदर, उसके अंदर हम लोग ये प्रोसेस करवाते हैं ताकि हमारे पास जो है गैमा फोटॉन्स निकले और हम डिटेक्ट कर सकें. वेल वो मेडिकल फिजिक्स का पार्ट है, वो आएगा A2 के अंदर. सो फॉर द टाइम बीइंग, सो दिस इज वन. इसकी भी मैंने वो वाली इक्वेशन लिख दी है जो कि मैंने पिछले केस में बीटा की भी लिखी थी कि भाई इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर हमारे पास एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकलेगा, साथ ही साथ मेरे पास एक न्यूट्रिनो भी निकलेगा. इन टर्म्स ऑफ क्वार्क अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास अप क्वार्क डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है अगर हमारे पास बीटा पॉजिटिव निकल रहा है. पिछले वाले केस में क्या था? उधर हमारे पास डाउन क्वार्क अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा था, तो इसके अंदर ये हो रहा है. सो दिस शुड बी इंपॉर्टेंट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. ठीक है, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए. आगे चलते हैं. So now this is an important table that we need to understand. Basically इसके अंदर क्या क्या मैंने चीजें रखी हुई हैं. यहां पर पार्टिकल का नाम लिखा हुआ है, उसका सिंबल इधर आ रहा है, रिलेटिव मास टू अ प्रोटॉन, यहां पे रिलेटिव मासेस आ रहे हैं, चार्जेस आ रहे हैं और उसकी स्पीड भी एक रफली आ रही है. सो ये दिस कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू पेपर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल होता है वो वाकई में अल्फा ही होता है. उसके अलावा इसको कभी कभार हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस. द रीजन इज दैट कि इट हैज दी, क्योंकि हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है 4-2 लिखा होता है, तो बेटे 4-2 जो कोड होता है वो हीलियम का भी होता है, हमारे पास He का भी 4-2 ही होता है. लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट कि हीलियम अगर एटम होता तो उसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि बाहर घूम रहे होते हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल, इसके अंदर लिटरली कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसके अंदर. इसका रिलेटिव मास कंपेयर टू अ प्रोटॉन इज 4 times मोर देन द प्रोटॉन. चार्ज इसका +2 है. स्पीड जब निकलती है तो 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड का एक एस्टिमेटेड स्पीड इसकी निकलती है. बीटा पार्टिकल जो है, ये जो अब आप बीटा नेगेटिव पार्टिकल के देखोगे तो इसके सिंबल्स देख लो. इसको बीटा इस तरह भी लिखा जा सकता है, बीटा नेगेटिव भी लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन भी लिखा जा सकता है, या E0-1 भी लिखा जा सकता है. इसका रिलेटिव मास जो है कंपेयर टू अ प्रोटॉन इज 1/1840, which is why we consider this as negligible. सही है. इसका चार्ज -1 होता है, -1e यानी 1 into यानी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स होता है. इसकी स्पीड जो होती है ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड पे निकलता है, बट नॉट एग्जैक्टली एट द स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज इट हैज मास, तो ये इट कैन नेवर रीच द स्पीड ऑफ लाइट. सिमिलरली बीटा पॉजिटिव का हमारे पास सिंबल यही होता है, ये प्लस इसमें आ गया, ये आ गया, इसके अंदर E+ होता है. यू कैन क्लियरली सी दैट. ठीक है. और जो गैमा रेडिएशन होती है, जो गैमा हमारे पास है, ये जो है इसका रिलेटिव मास, जाहिर सी बात है दिस इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल, सो बेसिकली इसका 0 होता है हमारे पास, चार्ज भी 0 होता है और इसकी जो एंड इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट. सो बेसिकली दिस इज द फास्टेस्ट हमारे पास रेडिएशन है जो हमारे पास बाहर निकल सकती है. दूसरी चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेनिट्रेशन पावर. पेनिट्रेशन पावर अल्फा की सबसे कम होती है बिकॉज इट इज द मोस्ट आयनाइजिंग एंड इट कैन बी इजिली बी स्टॉप बाय यूजिंग अ कार्डबोर्ड पेपर व्हिच इज 1 millimeter थिक, या पेपर यूज कर लो, इट कैन स्टॉप इट. इट कैन नॉट इवन पेनिट्रेट योर स्किन फॉर दैट मैटर. सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम है
अगर हमारे पास बीटा पार्टिकल है या बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव है, यू नीड टू यूज अ मेटल या एल्यूमिनियम यूज करोगे तो इट कैन स्टॉप इट। अगर 2 मिलीमीटर थिक है, इट गारंटीड है कि इट कैन नॉट पास थ्रू एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो गैमा है, गैमा आराम से पेपर को क्रॉस कर जाएगी, एल्यूमिनियम को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन लेड में हमारे पास जो है, अगर हमारे पास ये हमारे पास आ रही थी, इसकी इंटेंसिटी अगर इस तरीके से थी, तो अपॉन पासिंग थ्रू लेड इट इज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, लेकिन कुछ हिस्सा फिर भी पास हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि गैमा रेडिएशन को ब्लॉक करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, लेकिन स्टिल लेड इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग डाउन द इंटेंसिटी सिग्निफिकेंटली, सो यूज लेड if you are facing gamma radiation, ठीक है। so these are the relative penetration power, so यहां तक तो हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो था, दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग, और ये सारी मैंने डिटेल आपको लिख ली थी इधर, और दैट इज प्रीटी मच इट, इसको हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट नोन एज द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी आपने ओ लेवल्स में भी किया हुआ था। बेसिकली द आइडिया वाज दैट कि शुरू में हमारे पास कहते थे कि हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल, हमारे पास एक एटम का था, दैट वाज एक्सेप्टेड फॉर मेनी इयर्स आफ्टर इट वाज कंप्लीटली डिबंक्ड लेटर ऑन। अब ये जो मॉडल था, जो ओरिजिनल मॉडल था, वो ये कहता था कि आपका जो एटम है इट इज कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज, यू कैन क्लियरली सी द पॉजिटिव साइन ओवर हियर, एंड इसके अंदर हमारे पास जस्ट लाइक प्लम्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इस तरीके से मौजूद होते हैं, रैंडमली स्कैटर्ड, ठीक है। अब आइडिया ये है कि भाई अगर ये मॉडल सच था, तो बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करें कि अल्फा पार्टिकल 4-2 अगर हम लोग इसमें से पास करें, सो इट शुड पास अनडेविएटेड, देयर शुड बी नो डेविएशन, इट शुड पास स्ट्रेट थ्रू। सो ये एक बेसिकली इसका एक आइडिया था। सो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था, ये आपके सामने मैंने रखा है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द असेंबली ओवर हियर। बेसिकली हमारे पास एक कंटेनर था और इट इज कवर्ड विद अ सेंटिलेशन स्क्रीन। सेंटिलेशन स्क्रीन जो होती है वो ऐसी स्क्रीन होती है जिसपे अगर कोई चार्ज पार्टिकल आके टकराएगा तो उसमें से स्पार्क निकलेगा, सही है। और हमारे पास एक लेड कंटेनर था जिसमें से एक सिंगल ओपनिंग थी फ्रंट पर, और हमारे पास इस लेड कंटेनर के अंदर हमारे पास एक अल्फा सोर्स रखी गई है, और एंड यू कैन क्लियरली सी दैट, और इसके साथ साथ हमारे पास यहां पर एक गोल्ड फॉइल रखी गई है विच इज ओनली फ्यू एटम्स थिक, ठीक है। अब आइडिया ये है कि हमारे पास अगर इसमें से अगर हम देखना चाहते हैं कि इसमें होता क्या है, बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दैट जब हमने अपना माइक्रोस्कोप को इधर प्लेस किया, व्हेन द माइक्रोस्कोप वाज प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द लाइन ऑफ साइट ऑफ द अल्फा सोर्स, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डेफिनेटली पासिंग स्ट्रेट थ्रू। यहां तक तो सही था, ओके, नो प्रॉब्लम, हम कह सकते हैं कि ओके मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। लेकिन जब माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा इस सेकंड पोजीशन पे लेकर आए तो यहां पर भी सेंटिलेशन आ रही थी, लेकिन कम आ रही थी। लेकिन फिर जब हमने इसको ऑल द वे इधर लेकर आए, इधर भी सेंटिलेशंस आ रही थी, लेकिन बहुत कम, बहुत देर के बाद इधर सेंटिलेशंस आ रही थी, बट आ रही थी। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों तो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग द प्लम पुडिंग मॉडल, बट दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द प्लम पुडिंग मॉडल। हाउ कैन दिस हैपन? बिकॉज ओरिजिनली अल्फा पार्टिकल इज अ हेवी पार्टिकल, राइट? तो इसको तो कोई, ये तो एक तो ये तो ट्रक की तरह है। अगर मेरे पास अगर पॉजिटिवली चार्ज स्कैटर्ड आउट है इस तरीके से, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, आराम से पास हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। दिस वाज नॉट एक्सप्लेन कि हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल गया, टकराया और वापस आ जाए। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द प्लम पुडिंग मॉडल। सो बेसिकली द प्लम पुडिंग मॉडल वाज कंप्लीटली डिबंक्ड एंड इट वाज रिजेक्टेड। अब आइडिया क्या था कि इसमें से हमारे पास कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस हुई थी। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ये हमने देखा। सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय एंगल्स अप्रोचिंग 180 डिग्रीज, ये दो हमारे पास क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन थी। इसमें से हमारे पास इन्फ्रेंसेस एंड लॉन्ग टर्म कंक्लूजन्स क्या निकली थी वो देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल व्हिच कंक्लूडेड दैट atoms are mostly empty spaces.
सीधी सी बात है। फिर उसके बाद सेकंड जो था कि जो हमारे पास डिफ्लेक्शन हुई है, ये क्या था? प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस कंफर्म। सिर्फ यहां तक हमारे पास ये कंफर्म हुआ था कि द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज चार्ज एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये चीज हमारे पास कंफर्म हुई थी जब 180 डिग्रीज, ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज पे डिफ्लेक्शन हो रही थी हमारे पास। हमारे पास ये चीज कंफर्म नहीं हुई थी कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ये बहुत अरसे के बाद जाके कंफर्म हुई थी। बेसिकली आइडिया ये था, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इधर मैं बना के बताना चाह रहा हूं। हमारे पास ये था कि भाई न्यूक्लियस अगर सपोज करो नेगेटिवली चार्ज है, तो हो सकता है कि अगर हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है 4-2, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये यूं घूमकर यूं चला जाए, यानी हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्सेस हो और इसको घुमा के यूं ले आए। ये एक पॉसिबिलिटी थी। सिमिलरली हमारे पास ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो और अल्फा पार्टिकल जो है 4-2, जाहिर बात है गोल्ड का अगर होगा तो बहुत ही हैवी, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हमारे पास होंगे, सो ये इसको जाकर टकराए न्यूक्लियस को और इधर आ जाए। दिस कैन ऑल्सो हैपन। सो बेसिकली बहुत अरसे के बाद ये पता चला था दिस वॉज ट्रू बट दिस वॉज नॉट ट्रू। सो एक चीज याद रखना कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सिर्फ दो चीजें कंक्लूड हुई थी। नंबर वन वाज दैट कि हमारे पास एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। ओके, सो देयर आर ह्यूज गैप्स बिटवीन द न्यूक्लियसेस, सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू। Second conclusion was that the nucleus is very small and heavily charged, but the charge was not identified. ये बात याद रखना, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर चार्ज पता नहीं चला था, बस इतना पता चला था कि ओके द अल्फा पार्ट, द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज चार्ज, but the nature of the charge was not found. It was found very late, बहुत सालों के बाद जाके पता चला कि okay, it was actually positively charged. So this concludes the chapter of radioactivity. So I hope you enjoyed the class. छोटा सा चैप्टर था, बहुत आसान है, इसके पास पेपर्स जब करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। Anyways guys, take care. I'll be seeing you in the next class.